हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आपके इस नए चैनल के ऊपर बहुत सारी क्लासेस बॉटनी और जूलॉजी से रिलेटेड लेकर के आ रहे हैं हम। तो उसी के उपलक्ष्य में जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले छात्र हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इन फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को बताना चाहूंगा कि हमारे ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं बॉटनी में, ठीक है। और ये बॉटनी का पहला सेमेस्टर हमारा चल रहा है और आज का लेक्चर थर्ड है। और इस लेक्चर थर्ड में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है भाई। इससे पहले क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट किया था। मैं आपको चाहता तो डायरेक्ट प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ा देता, लेकिन प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले हमको क्लासिफिकेशन के बारे में भी तो पता होना चाहिए, वर्गीकरण है क्या, ठीक है। तो प्रीवियस 2 लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा और इस लेक्चर के बाद में जो लेक्चर आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी। फिलहाल तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि हम आपका एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस की तरफ चल रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पर अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप अवेयर रहेंगे हमारी क्लासेस से, ठीक है भाई। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो ऑर्गेनिज्म है उन ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया है या किया जाता है उसके बारे में हमको समझना है। उसके बारे में हमको क्या करना है बेटा, समझना है। चलिए तो हम देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं। एक तरफ आपको हिंदी इंग्लिश मिक्स मिल रहा है, दूसरी तरफ आपको इंग्लिश कन्वर्ट पूरा मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले दिए गए क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम को प्रपोज किया गया था। ये सभी लोग आप लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 11 12 से ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर रिवीजन करा रहे हैं आपकी क्लास को कि आपको पूरा का पूरा अच्छे से बेसिक कंप्लीट हो जाए, फिर हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले दिए गए क्लासिफिकेशन में या क्लासिफिकेशन सिस्टम में 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या किया गया था, प्रपोज किया गया था, ये हमको पता है। बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोले तो सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स आदि को इस सिस्टम में जगह ना मिलने पर मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम को कई किंगडम में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, जब निगाह पड़ी थी सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो दिया गया था वो लिनियस साहब ने दिया था, कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस साहब का सबसे पहले ध्यान गया था कुछ एनिमल्स पर और कुछ प्लांट पर, ठीक है, कि एनिमल्स अलग अलग तरीके के यहाँ पर इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं, प्लांट्स अलग अलग तरीके के यहाँ पर इस पृथ्वी पर पाए जा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने प्लांट को अलग कैटेगरी में रख दिया और एनिमल को अलग कैटेगरी में रख दिया, जिसको किंगडम बना दिया। तो कैरोलस साहब ने सबसे पहले इसकी नींव रखी अगर देखा जाए, है ना भाई। क्लासिफिकेशन सिस्टम आज जो बहुत एडवांस टाइप का क्लासिफिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू विटेकर वाला हम लोग पढ़ते हैं, आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसके आधार पर हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ते हैं। तो उस आधार को बनाने के लिए यहाँ पर कैरोलस लिनियस साहब का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। अगर कैरोलस लिनियस साहब सबसे पहले इन चीजों को ध्यान ना देते तो क्या आज 5 किंगडम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कार्ल लूज ने जो दिया है क्या हम पढ़ पाते? नहीं ना। तो इनको हम महत्वता देंगे। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम कह सकते हैं कौन है, हमारे लिनियस साहब हैं, ठीक है। तो जब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाया गया तो लिनियस साहब ने सिर्फ यही देखा कि एनिमल और प्लांट, लेकिन उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखा ही नहीं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उस समय पता ही नहीं था कि होते भी हैं या नहीं होते हैं। तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोन जब ये बाद में खोजे गए तो फिर हमने धीरे 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 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक सिस्टम प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा प्रचलित क्लासिफिकेशन सिस्टम आरएच विटेकर साहब का है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को उन्होंने दिया था। अब हर एक सिस्टम को हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई। इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले लिनियस ने इस 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया था। याद रखोगे किसने दिया था बेटा? लिनियस ने, ये बात याद रखना। जिसमें प्लांट को किंगडम प्लांटी, पादप जगत तथा एनिमल को किंगडम एनिमेलिया, जंतु जगत में रखा था, ठीक है। तो जितने भी प्लांट्स हैं उनको प्लांटी में रख दिया और जितने भी एनिमल्स हैं उनको एनिमेलिया किंगडम में रख दिया। लिनियस ने इस सिस्टम को अपनी बुक
सिस्टेमा नेचुरिनी में प्रकाशित किया। तो अब जाहिर सी बात है, लिनियस इतने बड़े वैज्ञानिक थे तो इन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी होगी, और उस पुस्तक का नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर सिस्टेमा नेचुरी। तो सिस्टेमा नेचुरी में प्रकाशित किया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। आप इनकी बुक ऑर्डर कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। सर इतना कहाँ टाइम? कोई बात नहीं भाई, हम यहाँ पर जो बता रहे हैं बस वही पढ़ लो, वही बहुत है। हाँ सर यही बहुत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखा हुआ है इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म प्लांट के जैसे दिखते थे उन्हें किंगडम प्लांटी में रख दिया, तथा जो एनिमल जैसे दिखते थे उन्हें किंगडम एनिमलिया में रख दिया। तो प्लांट के जैसे दिखने वाले प्लांट्स में रख दिया, एनिमल के जैसा दिखने वाला एनिमलिया में रख दिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को बताने या बताते समय ये नहीं देखा गया कि क्या नहीं देखा गया भाई, ये फेल क्यों हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब लिनियस साहब दे रहे थे तो उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। आज की डेट में हमको पता है टू टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाने, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट, ये बात नहीं बता पाए। दूसरी बात, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। भाई इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक में ही रख दिया, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स को सबको इसमें रखा जाने लगा, तो ये भी ध्यान नहीं दिया गया। ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेटिक है या नॉन फोटोसिंथेटिक है ना? ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण था कि फोटोसिंथेटिक है या नहीं भी है। तो इस कारण कई सारे ऑर्गेनिज्म को गलती से इन किंगडम्स में रख दिया गया। अतः हमें ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम की आवश्यकता थी जो ग्रॉस मॉर्फोलॉजी, मतलब बोले तो सकल आकार की, जिसको हम वन बाई वन करके अच्छे से पढ़ पाए, के अलावा भी लक्षणों को शामिल करे। ठीक है, तो सकल आकार की जो हमको केवल उनके मॉर्फोलॉजिकल लेवल पर या बाहरी रूप से जो हमको दिखाई पड़ रहा है उसके आधार पर हम सिस्टम इनको डिवाइड करें, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं था, बल्कि इसके अलावा भी हमें कई और लक्षण मिलने चाहिए। उसके आधार पर जब हम इसको रखेंगे तो एक बढ़िया सा क्लासिफिकेशन सिस्टम बनता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर, कोशिका की संरचना कैसी है, उसके आधार पर आप डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, भाई न्यूट्रिशन कैसा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, है ना? पोषण का प्रकार कैसा है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। भाई फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जाति वृत्तीय संबंध कैसे हैं। भाई दो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में जाति वृत्तीय संबंध कैसा है, ठीक है? और रिप्रोडक्शन कैसा पाया जा रहा है, भाई उनके अंदर जनन की प्रक्रिया किस तरीके की है, उस आधार पर, ठीक है, हमको क्लासिफिकेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। आगे देखिए लिखा हुआ है एक नोट पॉइंट बहुत विशेष है, याद रखिएगा। वह क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ट होगा, सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम किसको कहेंगे? जिसमें कई सारे कैरेक्टर को आधार मानकर बनाया गया हो। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है वो सबसे अच्छा क्लासिफिकेशन सिस्टम होगा जिसमें हम बहुत सारे कैरेक्टर लेते हैं। अब उन कैरेक्टर्स की बात करें मेरा भाई, तो आप जानते हैं कि आपने किंगडम एनिमलिया की बात करें तो किंगडम एनिमलिया में प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा तक हम देखिए सारा का सारा कैरेक्टर पढ़ते हैं, और ये जो कैरेक्टर पढ़ते हैं, लक्षण पढ़ते हैं, तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, है ना? करीबन 20 25 30 लक्षण होते हैं जो एक दूसरे से रिलेट भी करते हैं और अलग अलग भी करते हैं। भाई जैसे मान लो फाइलम प्रोटोजोआ है, पोरीफेरा है, सिलेंट्रेटा है। हम अगर पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन या पोरीफेरा का हम जनरल फीचर दे रहे हैं, तो पोरीफेरा का सामान्य लक्षण जो हम पढ़ रहे हैं उसका कुछ ना कुछ लक्षण जाहिर सी बात है प्रोटोजोआ से मिलता जुलता होगा, और कुछ लक्षण सिलेंट्रेट से मिलता जुलता होगा। लेकिन इन दोनों के अलावा जो लक्षण इसमें मिल रहे हैं, जैसे ना ही तो वो प्रोटोजोन्स में लक्षण मिल रहा है, ना ही सिलेंट्रेट में लक्षण मिल रहा है, तभी तो हमने उसको अलग फाइलम में रखा। भाई ऐसे कैरेक्टर जो एक दूसरे से मिलते जुलते ना हो, है ना, इसीलिए तो हम उसको डिफरेंट कर पाएंगे, इसीलिए तो हम उसको अलग रख पाएंगे, अलग कैटेगरी कर पाएंगे। समझ पा रहे हो? तो यही क्लासिफिकेशन सिस्टम का आधार है कि बहुत सारे लक्षण होने चाहिए, वो बहुत बेस्ट होता है। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो ना तो प्लांट थे और ना ही एनिमल थे। इन्हें किस किंगडम में रखा जाए, इस बात का जवाब टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के पास नहीं था। तो भाई जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम यूग्लिना की बात करें, है ना, हम बात करते हैं किसकी, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, पैरासाइट्स, या हम बात करते हैं वायरस की, है ना? तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको दो किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में रखना उचित नहीं था। जैसे हम क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना की बात करें, ये प्लांट व एनिमल किंगडम दोनों में रख दिया गया। तो क्लेमाइडोमोनास को हम प्लांट में भी पढ़ते हैं और यूग्लिना और हम क्या करते हैं, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना को हम प्लांट में भी पढ़ते हैं और एनिमल में भी पढ़ लेते हैं। तो ये ज्यादा बेटर नहीं है।
इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया। अब भाई ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो एक ही है ना, क्या? कि हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज करें। भाई 2 से हम 3 की तरफ बढ़े। चलो भाई, हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है। आप लोग पढ़ के आए हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी आपको ये जरूर पढ़ना है। ठीक है, बिना इसके नोट्स बनाए आप प्लांट किंगडम मत पढ़िएगा। अगर पढ़ा तो समझ लो सब ऊपर से निकल जाएगा। हम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं। चलो, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 में निर्मित किया था। याद रखोगे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया हमारे लिनियस साहब ने, कैरोलस लिनियस ने। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दे दिया? अर्नेस्ट हैकेल ने। तो हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया कब? 1866 में। याद रखोगे। हैकेल ने तीसरे किंगडम को प्रोटिस्टा कहा। देखो, इन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं। अब गलतियों से ही सीख करके हम आगे बढ़ते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। तो कहते हैं ना, लाइफ में जब ठोकर लगती है तभी हम कुछ नया कर पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया, और जो तीसरा किंगडम यहां पर इन्होंने दिया वो किंगडम प्रोटिस्टा था। तो जितने भी प्रोटोजोन्स हैं उन सबको इन्होंने इस किंगडम के अंदर रख दिया, जिसके अंदर इन्होंने उन सभी ऑर्गेनिज्म को रखा जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में अपनी जगह नहीं बना पाए, उन सभी को इन्होंने किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया। अब इसमें गलती क्या हो गई कि प्रोटिस्टा में यूग्लिना को भी रख दिया, प्रोटिस्टा में वायरस को भी रख दिया, प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया को भी रख दिया। तो ये गड़बड़ाइजेशन हो गया। तो इस प्रोटिस्टा किंगडम में मुख्यतः बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, प्रोटोजोन्स, एल्गी, फंजाई आदि को रखा गया था। अब देखो, फंजाई, एल्गी, और ये बैक्टीरिया, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा भाई मुझे यहां पर मत रखो, मैं इस किंगडम का सदस्य हूं ही नहीं, मुझे इस किंगडम के लिए बनाया ही नहीं गया। फिर क्या? चलो भाई, कुछ नोट पॉइंट है, देख लो क्या है। लिखा है, इस किंगडम की सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इसमें प्रोकैरियोट्स व यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिया। तो देखो, बैक्टीरिया को भी रख दिया, प्रोटोजोन्स को भी रख दिया, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, इनको भी रख दिया। तो ये तो यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट बैक्टीरिया है। तो ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी, इस किंगडम में फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया। जैसे फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, पैरासाइट है, पूरे के पूरे पैरासाइट्स हैं। तो माइकोटा को भी यानी फंजाई को भी यहां रख दिया और एल्गी को भी रख दिया। तो ये भी एक बहुत बड़ी कमी रही इस किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की। और इस किंगडम में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ ही रख दिया गया। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं। और हम केवल एल्गी और फंजाई की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर होते हैं, है ना। एल्गी और फंजाई देखो बहुत सारे हैं, आप पढ़ेंगे भी आगे। तो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी इसमें इन्होंने रख दिया। लेकिन ये जरूर हो गया कि एक प्रोटिस्टा फाइलम बन गया, उस प्रोटिस्टा में इन सभी को रख दिया जो किंगडम एनिमेलिया और प्लांटी से रिलेट नहीं कर रहे थे, उनसे मेलजोल नहीं खा रहे थे। तो ये एक अच्छा रहा। और इन सभी कमियों के कारण 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया। तो एक वैज्ञानिक पैदा हुआ होगा कभी, और उसने क्या किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को दे डाला। और ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को सिस्टम किसने दिया? कॉपलैंड ने दिया। याद है, कैरोलस लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, अर्नेस्ट हैकेल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और हमारे कॉपलैंड साहब ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को दे दिया। अब ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कब दिया गया? तो 1956 में दिया गया था। इन्होंने इस सिस्टम ने 4 किंगडम को दिया। क्या क्या दिया? तो जो प्रोकैरियोट्स थे उनको किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया, ठीक है। प्रोकैरियोट्स को किंगडम मोनेरा के अंदर रख दिया, और यूकैरियोट्स को, जितने भी यूकैरियोट्स थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। तो किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब यहां पर जो प्रोटिस्टा है, इस प्रोटिस्टा में कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी ठीक नहीं माना गया और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया गया। चलो, उसको पढ़ने से पहले हम किंगडम मोनेरा देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा कह रहा है इस किंगडम में सभी प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, इसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं।
तो सारे के सारे जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स थे उनको किंगडम मोनेरा में रख दिया, खत्म बात। ये तो हमारी बात सही हो गई। अब हम प्रोटिस्टा की बात करें तो इस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जैसे एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोन। अब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, लेकिन हमने इसमें फंजाई को भी रख दिया और एल्गी को भी रख दिया, फंजाई को भी रख दिया और एल्गी को भी रख दिया। तो ये कैसे होते हैं बेटा? ये मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। अच्छा, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, और ये यूनिसेलुलर है। मतलब मैं एल्गी और फंजाई की बात कर रहा हूं, उसमें कुछ यूनिसेलुलर कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, मोस्ट ऑफ मल्टी सेलुलर है। और प्रोटोजोन्स तो भैया यूनिसेलुलर है, ये है ना। तो ये बहुत बड़ी कमी रही। तो प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों ऑर्गेनिज्म रख दिए गए, ठीक है। और फिर अगर हम किंगडम प्लांटी की बात करें तो इस किंगडम में फोटोसिंथेटिक व मल्टीसेलुलर प्लांट को रखा गया, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। यही हमको पढ़ना भी है भाई, किंगडम प्लांटी तो हमको पढ़ना है। किंगडम प्लांटी में हमको सबसे पहले ब्रायोफाइट्स के बारे में जानना है। ब्रायोफाइट के बाद में इवोल्यूशन हुआ टेरिडोफाइट, और ब्रायोफाइट से ही हुआ। और ब्रायोफाइट के बाद में टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट के बाद में जिम्नोस्पर्म्स बने, जो कि टेरिडोफाइट से ही हुए। जिम्नोस्पर्म्स के बाद में एंजियोस्पर्म्स का डेवलपमेंट हुआ, जो कि जिम्नोस्पर्म से ही इवॉल्व हुए, ऐसा माना जाता है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, ठीक है। तो ये सिस्टम हमको पढ़ना है। आगे हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की। तो किंगडम एनिमेलिया में नॉन फोटोसिंथेटिक व मल्टीसेल ऑर्गेनिज्म को रखा गया, जैसे स्पॉन्जेस, वॉर्म, रेप्टाइल्स, मैमल्स, है ना, आदि। जैसे हम बात करते हैं किंगडम फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, है ना, ये जितने भी आगे आते हैं, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, आर्थ्रोपोडा, है ना, ये सारे के सारे कहाँ गए आपके, मतलब कॉर्डेटा तक, ये सारे के सारे आपके किंगडम एनिमेलिया में रख दिए गए। और इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी किंगडम प्रोटिस्टा में रही, ठीक है। सबसे बड़ी कमी कहाँ रही बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा में रही, जिसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म को रखा गया। जैसे प्रोटोजोन्स की हम बात करें तो ये यूनिसेलुलर है, और एल्गी और फंजाई की बात करें तो ये मल्टीसेलुलर है, मैंने बताया ना। और इस सिस्टम के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया। अब यहां पर जो मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म थे, जो मल्टी सेलुलर वाले ऑर्गेनिज्म थे, वो चीख चीख के कह रहे थे, भैया मुझे यहां से निकालो, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे यहां मत रखो, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। तो उसके लिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को प्रपोज किया गया, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था हमारे आर.एच. विटेकर ने 1969 में, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को सबसे पहले आर.एच. विटेकर साहब ने प्रपोज किया 1969 में, याद रखोगे, ठीक है। इन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को फॉलोइंग कैरेक्टर्स के आधार पर दिया, कुछ कैरेक्टर इन्होंने लिए, उसके आधार पर दिया। जैसे थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा है भाई, ऑर्गेनिज्म कैसा बना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसके सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, फोटोसिंथेटिक है कि नॉन फोटोसिंथेटिक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है भाई, आपस में जाति वृत्तीय जो संबंध है वो कैसे हैं, और रिप्रोडक्शन कैसा होता है, किस तरीके का हो रहा है ना, एसेक्सुअल हो रहा है कि सेक्सुअल हो रहा है कि दोनों प्रकार का हो रहा है। विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में फॉलोइंग किंगडम को प्रपोज किया। अब कौन कौन से किंगडम इन्होंने दिए थे, तो देखिए, इन्होंने सबसे पहला जो किंगडम दिया वो बाकी सब रखा, किंगडम मोनेरा, फिर उसके बाद में किंगडम प्रोटिस्टा, और एक किंगडम इन्होंने बढ़ा दिया जिसको कहा किंगडम फंजाई, ठीक है। क्या कह दिया बेटा? किंगडम फंजाई। और प्रोटिस्टा से इन्होंने एल्गी को निकाल करके, प्रोटिस्टा से इन्होंने एल्गी को निकाल करके किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया, ओ सॉरी, किंगडम प्लांटी में डाल दिया। एल्गी को निकाल करके कहां डाल दिया? किंगडम प्लांटी में डाल दिया। इन्होंने कहा कि भाई ये तो एल्गी मल्टी सेलुलर हैं और प्लांट के जैसे हैं, तो इनको यहीं पर रखो, क्योंकि एल्गी के बाद में ही ब्रायोफाइट्स आए हैं, है ना, तो उसको यहां पर रख दिया। तो इन्होंने एक किंगडम बढ़ाया जिसका नाम था फंजाई, जिसको हम लोग माइकोटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? माइकोटा। तो किंगडम फंजाई या किंगडम माइकोटा, ये विटेकर साहब ने यहां पर बढ़ाया, जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मल्टी सेलुलर फॉर्म में पाया जा रहा था, उसको निकाल करके इन्होंने यहां रख दिया। तो जितने भी फंजाई थे उनको एक अलग ग्रुप दे दिया, उनको एक अलग किंगडम दे दिया, क्योंकि ना ही तो वो प्लांट के जैसे थे और ना ही वो एनिमल जैसे थे, ये एक अलग ही जगत है पूरा का पूरा। आप देखेंगे भाई, इनके अंदर सेल वॉल तो पाई जा रही है, लेकिन वो सेलुलोज की बनी नहीं होती, काइटिन की होती है। दूसरी बात आप देखेंगे कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, कलरफुल होते हैं, इनमें ग्रीन कलर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये सब फीचर्स आपने पढ़े होंगे। और उसके बाद में हमारा किंगडम एनिमेलिया, और फिर किंगडम प्लांटी, ये तो आपने पढ़ा ही है ना, किंगडम प्लांटी को या किंगडम एनिमेलिया को, बात एक ही है।
मतलब इसको यहाँ रखो या इसको यहाँ रखो, बात एक ही है। एक नोट पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इस नोट पॉइंट को आपको याद रखना है कि विटेकर से पहले के क्लासिफिकेशन में फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स व एंजियोस्पर्म्स सभी को साथ में रख लिया गया था। भाई विटेकर के क्लासिफिकेशन से पहले एल्गी, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइट, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको साथ में रख लिया गया, क्योंकि इन सभी में सेल वॉल पाई जाती है। लेकिन बाद में पाया गया कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कई कैरेक्टर में डिफरेंट होते हैं, तो इसीलिए इनको अलग किया गया। भाई फंजाई का अगर देखो, फंजाई में सेल वॉल है, एल्गी में सेल वॉल है, बैक्टीरिया में सेल वॉल है, तो फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनको तो रखा गया साथ में, एक साथ रख दिया गया सेल वॉल के कारण, लेकिन इनके अंदर डिफरेंस बहुत है। सेल वॉल को जब आप देखेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस है। बैक्टीरिया का अलग डिफरेंस है, फंजाई का अलग है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इनका सेल वॉल एक जैसा बना है, तो इनको अलग रखा, फिर बाद में इसको अलग कर दिया गया। जैसे फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है ना, तो फंजाई को अलग करना पड़ा। फंजाई नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं और प्लांट कैसे होते हैं बेटा, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कारण रहा है। और एक नोट पॉइंट और लिखा है, आर.एच. विटेकर ने अपने 5 जगत वर्गीकरण में वायरस, वायरॉइड्स व लाइकेंस का उल्लेख कहीं नहीं किया था, तो इनको अलग से पढ़ना है। तो ये भी एक कमी रही है भाई, वायरस क्या होते हैं, वायरॉइड्स क्या होते हैं और लाइकेन क्या है, ठीक है। फंगस और एल्गी दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, तो लाइकेन कहलाते हैं। और लाइकेन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, हम यूं कहेंगे। ऑर्गेनिजम्स क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि बिना इनके पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि कहीं पर इवोल्यूशन प्लांट का हो सकता है। कैसे, जब लाइकेन पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया सभी को। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि जो कंपैरेटिव अकाउंट्स है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हम कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं। कंपैरेटिव अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे कि भाई सबसे पहले आप एक तरफ कैरेक्टर लिख लीजिए। अब कैरेक्टर किसका किसका हमें देखना है, तो किंगडम मोनेरा का देखना है, किंगडम प्रोटिस्टा का देखना है, यही तो है भाई, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम माइकोटा या फंजाई और किंगडम प्लांटी, है ना, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, इन्हीं का तो हमें देखना है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल वॉल की। ये कंपैरेटिव अकाउंट अच्छे से समझ लेना, इसको समझने के बाद में आपको सारा का सारा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और इनके कैरेक्टर अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के प्रकार की। कोशिका के प्रकार की हम बात करेंगे, सेल टाइप कैसी है। तो अगर आप मोनेरा में देखें तो सेल टाइप कैसी बेटा, प्रोकैरियोटिक। कैसी है, प्रोकैरियोटिक है। और वहीं हम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया की बात करें तो इन सभी के अंदर ये कैसी होती बेटा, यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है, यूकैरियोटिक। तो किंगडम प्रोटिस्टा में या किंगडम मोनेरा में सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को रखा गया, सॉरी प्रोटिस्टा नहीं कहेंगे, मोनेरा कहेंगे। तो किंगडम मोनेरा में सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट। और किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया इसमें यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोट्स। हम सेल वॉल की बात करें, कोशिका भित्ति की बात करें तो कैसी होती है भाई, ये भी देख लो, कोशिका भित्ति कैसी है इनमें। तो कोशिका भित्ति की आप बात कर रहे हैं तो किंगडम मोनेरा की अगर आप बात करें तो कोशिका भित्ति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। कैसी होती है भाई, ये नॉन सेलुलिक होती है। नॉन सेलुलिक कहने का मतलब इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, और पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड्स, ठीक, नॉन सेलुलिक पॉलीसेक्राइड्स की बनी होती है और इसमें अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें मोनेरा में। और इसमें दो कंपोनेंट और होते हैं, नाम और नाग, है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये प्रेजेंट होता है इनकी सेल वॉल में। और ये किंगडम मोनेरा की बात हो रही है। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रेजेंट इन सम, कुछ में पाई जा सकती है और मोस्टली एब्सेंट होती है। किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो कुछ में पाई जा सकती है और मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखेंगे एब्सेंट है। जिसमें पाई जाती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा एग्जांपल में।
फंजाई की बात करें तो पाई जाती है भाई, भर भर के पाई जाती है, हर ऑर्गेनिज्म में आपको देखने को मिलेगी। और ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। याद रखना, यहां पर नॉन सेलुलिक मतलब सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होगा, पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड की बनी है किंगडम मोनेरा में। यहां पर पाई जा सकती है प्रोटिस्टा के अंदर, और मोस्ट केसेस में नहीं पाई जाती है। फंजाई में पाई जाती है, सेल वॉल और काइटिन की बनी होती है। प्लांट्स में पाई जाती है सेल वॉल और सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमल में तो एब्सेंट ही होती है, एनिमल में अगर प्रेजेंट होता तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी कोशिका भित्ति की। आगे बढ़े बेटा, चलो भाई आगे बढ़िए। फिर वही कैरेक्टर क्लासिफिकेशन जो भी है लिख लिया अपना। अब देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, केंद्रक झिल्ली की अगर हम बात करें, केंद्रक झिल्ली, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी है? तो मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, नहीं पाई जाती, प्रोटिस्टा में पाई जाती है, इसीलिए तो यूकैरियोट्स हैं। फंजाई में भी पाई जाती है और एनिमल्स में भी पाई जाती है, प्लांट में भी पाई जाती है। ठीक है, प्लांट और एनिमल में भी प्रेजेंट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ना, शारीरिक संगठन कैसा होता है? तो भाई शारीरिक संगठन की जब आप बात करेंगे तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, ये भी एक कोशिकीय होते हैं। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और एक कोशिकीय हो गए। और फंजाई की बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एनिमल्स की अगर आप बात करें, तो सॉरी प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स में आपको टिश्यू या ऑर्गन लेवल का देखने को मिलेगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल का या ऑर्गन लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। जैसे हम एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट की बात करें, तो उनमें ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो जाते हैं आगे भाई, ऑर्गन सिस्टम, सेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह वगैरह ये सब देखने को मिलेगा। और एनिमल में भी क्या है? टिश्यू या ऑर्गन लेवल का और मोस्टली ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है एनिमलिया में? ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है भाई, है ना, पोषण की जो क्रिया विधि है वो कैसी है? तो ये कैसे होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉफिक, स्वपोषी, अपने आप भोजन को बनाते हैं। और अपने आप जो भोजन को बनाते हैं वो किस तरीके से बना सकते हैं? तो एक तो तरीका इनमें होता है कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक कहने का मतलब होता है केमिकली, केमिकल लेवल पर क्या करते हैं, ये अपने केमिकल से फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। दूसरा है बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक में है ना, ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना भोजन खुद बना रहे हैं। तो ये कैसे हो सकते हैं बेटा? खुद भी अपने भोजन को बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जाहिर सी बात है इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। और सेप्रोफिटिक होते हैं। सेप्रोफिटिक मतलब जब कोई प्लांट डेड कर जाता है तो उस डेड डिकेइंग प्लांट से ये अपने फूड को ऑब्टेन कर लेते हैं। और सेप्रोजोइक होते हैं, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोले दे रहा हूं तो आप याद रखिएगा, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। सेप्रोजोइक होते हैं मतलब जब कोई एनिमल मर जाता है, डेड कर जाता है, तो बैक्टीरिया वहां पर जाकर के अपने फूड को ऑब्टेन कर लेता है उस ऑर्गेनिज्म से। हम प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों टाइप का हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक बोले तो अपने आप खुद का भोजन बना सकता है, और हेट्रोट्रॉफिक बोले तो विषम पोषिदी, जो किसी दूसरे के ऊपर अपने भोजन को या किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है अपने भोजन के लिए। जैसे ऑटोट्रॉफिक में है तो फोटोसिंथेटिक होगा, है ना, और बाकी हेट्रोट्रॉफिक है तो इसमें पैरासिटिक होगा। पैरासिटिक मतलब किसी दूसरे होस्ट बॉडी के अंदर रहकर के, ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर के अपने फूड को ऑब्टेन कर रहा है और बदले में उसको नुकसान दे रहा है, तो परजीवी के रूप में है। सेप्रोफिटिक किसी प्लांट के रूट में या प्लांट के ऊपर रह करके अपने भोजन को ऑब्टेन कर रहा है। सेप्रोजोइक किसी एनिमल बॉडी के अंदर रह करके या उसके ऊपर से अपने भोजन को ऑब्टेन कर रहा है। किंगडम प्रोटिस्टा। फंजाई की बात करें बेटा तो ये कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक कहने का मतलब ही हो गया विषम पोषिदी, मतलब किसी दूसरे के ऊपर ये निर्भर रहते हैं हमेशा जीवन पर्यंत। ठीक है, जैसे ये सेप्रोफिटिक होगा और पैरासिटिक होगा, ये दो टाइप होगा। एक तो सेप्रोफिटिक मृतोपजीवी, कोई मर जाता है ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर अपने भोजन को ये बनाते हैं, और पैरासिटिक परजीवी। जैसे आप देखते हैं फंजाई की बात करें तो जो ब्रेड होता है ना, ब्रेड, तो ब्रेड के ऊपर आप देखते हैं कि फंगस लग जाता है, रोटी के ऊपर फंगस लग जाता है, तो मतलब कुछ दिनों तक अगर वो रखी रहे कहीं पर तो फंगस लग जाएगा, खराब हो जाती है।
या आपने देखा होगा कि जो नीनू निकाला जाता है, मक्खन निकाला जाता है, उस मक्खन के ऊपर भी फंगस लग जाता है, ठीक है? तो इसीलिए उसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं। प्लांटी की बात करें भैया, तो किंगडम प्लांटी हमेशा कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं और खुद बनाएँगे तो वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है बेटा? फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक, इनके अंदर मेनली फोटोसिंथेटिक की क्रिया होगी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये क्या करते हैं? अपने भोजन को ऑब्टेन कर लेते हैं, अपने भोजन को प्राप्त कर लेते हैं या बना लेते हैं, ठीक है? एनिमल की बात करें तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, किसी दूसरे के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। जैसे इसमें होलोजोइक, होलोजोइक कहने का मतलब ही हो गया, ये किसी एनिमल के ऊपर ही, यानी ऐसा एनिमल जो एनिमल पर ही डिपेंड हो। जैसे हम लायन की बात करें, टाइगर की बात करें, है ना? इनकी बात करते हैं तो होलो, होलो मीन्स होता है होल्ड, जोइक मतलब एनिमल, किसी एनिमल के ऊपर ही ये डिपेंड है, उसी से ही अपना भोजन प्राप्त करेंगे, इसके अलावा कहीं नहीं। सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक कहने का मतलब होता है कि किसी प्लांट को मार करके ये खाएं, ठीक है? सेप्रोजोइक, सेप्रोजोइक कहने का मतलब क्या हो गया? मृतोपजीवी ही है, लेकिन ये कैसे हैं बेटा? सेप्रोजोइक मतलब जो डेड डिकेइंग एनिमल है, उससे अपने भोजन को प्राप्त कर रहे हैं। और पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलेंगे, परजीवी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और परजीवी में आप यहां पर देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म होंगे, ये किसी होस्ट बॉडी के अंदर रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। जैसे कि हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस और फाइलम एस्केलमेंथेस की बात करते हैं, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस और फाइलम एस्केलमेंथेस के अंदर जो सदस्य हैं, वो किसी होस्ट बॉडी के अंदर रह करके अपने भोजन को रहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा फाइलम एनेलिडा की तरफ भी जाएं, तो फाइलम एनेलिडा में भी हीरोनिडेरिया पाया जाता है ऑर्गेनिज्म, है ना? जोंक जिसको कहते हैं, लीच कहते हैं। तो लीच जो है वो भी किसी दूसरे के ऊपर भोजन को प्राप्त करती है, मतलब ये तो ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म है, ब्लड को सक करती है, ठीक है? तो इस तरीके से बेटा हमने यहां पर आज के इस लेक्चर में कंप्लीट किया है अपना क्या? क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म की हमने बात की, तो ऑर्गेनिज्म में जो क्लासिफिकेशन सिस्टम हो सकता है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, याद रखिएगा। हम प्लांट किंगडम को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और प्लांट किंगडम बेटा जाहिर सी बात है बहुत बड़ा है, जिसमें आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, है ना? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनको पढ़ना है और 2 लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, ठीक है? तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को हम 2 लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, या एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो 2 लेक्चर आप मान के चलिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर लेक्चर समझ में आया है बच्चा, तो उसको शेयर करिए अपने साथियों के साथ में, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।